आज से श्री जसवंत सिंह इंटर कॉलेज में आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। सब लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आज हम मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं क्लास 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं वो समझने के लिए हमें थोड़ी सी पुनरावृत्ति लेनी पड़ेगी, जिसके लिए सबसे पहले हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वे सभी संख्याएं जो एक से अनंत तक जाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही कंटिन्यू चलते जाएं, ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में आती हैं। 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत। इसके बाद सेकंड टॉपिक हम देखते हैं पूर्ण संख्या। तो यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या, दोनों में फर्क क्या होता है? इसमें 0 इंक्लूड नहीं होती, इसमें 0 इंक्लूड होती है। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसी प्रकार तीसरे नंबर पर आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट धन पूर्णांक और सेकंड ऋण पूर्णांक। यदि हम नंबर लाइन पर चलें और शून्य से स्टार्ट करें तो शून्य के दाहिनी ओर संख्याएं धनात्मक होती हैं, 5, 6 और अनंत। इसी प्रकार शून्य के बाईं ओर संख्याएं ऋणात्मक ली जाती हैं। ये सभी संख्याएं ऋण पूर्णांक हैं, ये सभी संख्याएं धन पूर्णांक हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सभी ऋणात्मक और धनात्मक पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। तो अब अगर इन तीनों पर ध्यान दिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्णांक होता है। फिर से सुनिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, क्योंकि ये सभी पूर्णांकों में आती है। इसी प्रकार प्रत्येक प्राकृतिक संख्या भी एक पूर्णांक होती है, क्योंकि ये सभी संख्याएं भी इसमें आती हैं। लेकिन प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता, क्योंकि जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं में नहीं आती। इसी तरह से प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या भी नहीं होता, क्योंकि ये सभी संख्याएं जो ऋणात्मक हैं और शून्य प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आती। इसके बाद
चौथे नंबर पर आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां Q इक्वल नॉट 0, Q कभी भी शून्य नहीं हो सकता। यदि परिमेय संख्या का हर शून्य है तो परिमेय संख्या नहीं हो सकती। P शून्य हो सकता है अर्थात अंश शून्य हो सकता है, लेकिन हर कभी भी शून्य नहीं होता। जैसे शून्य एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, 2, 3, 4 डॉट, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। 1/2, 1/3, 3/4, 5/7 ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। इनमें से किसी भी संख्या का हर शून्य नहीं है। जैसे हम शून्य को ही ले लेते हैं, शून्य के हर में हम 1 लिख सकते हैं, तो इसका अंश तो शून्य है लेकिन हर शून्य नहीं है, अर्थात ये एक परिमेय संख्या है। परंतु 1/0 एक परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसका हर शून्य है। इसी प्रकार सभी विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान दें कि ये सारी चीजें जो आपको पढ़ाई जा रही हैं, इसके नोट्स तैयार करें, फेयर बनाएं और पढ़ाई पर ध्यान दें। अब आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5, √7 डॉट डॉट। या अगर हम इसको दशमलव के रूप में लिखें 1.21200000212, तो ये जो संख्या है इसके दशमलव के साथ में आप देख रहे हैं कि 212 रिपीट हो रहा है या शून्य आ रहा है, फिर 212, फिर 2 बार 0 आ रहा है, फिर ऐसे ही आगे 3 बार 0 आ रहा है या कुछ और। मतलब कि दशमलव के साथ एक तो आसान है,
यानी भाग दें किसी संख्या में तो वो समाप्त नहीं होता। दूसरा, संख्याएं रिपीट नहीं हो रही, आवर्ती नहीं है। तो यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार आसान अनावर्ती है तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसका उल्टा, यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है अथवा आसान लेकिन आवर्ती है तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। अब आते हैं हम वास्तविक संख्याओं, जो कि मेनली हमें 10th का फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है और उसी के बारे में हमें यहाँ पर स्टडी करनी है। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है? ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और दूसरा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो यहां से जैसे कि हम परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं पढ़ चुके हैं, तो उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी संख्याएं हमें मिलती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्योंकि प्रत्येक संख्या या तो परिमेय होगी या अपरिमेय। तो वास्तविक संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हमें मिले वे सब वास्तविक संख्याएं। लेकिन जैसे कि हम अपरिमेय संख्या देख चुके हैं, इसमें हमें मिला √2, √3, √5, तो क्या √4 भी एक अपरिमेय संख्या है? तो हम यहां ये कह सकते हैं कि √4 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √4 का वर्गमूल होता है ±2। मतलब इस संख्या को हम √ से बाहर निकाल सकते हैं। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या में नहीं आती, ये परिमेय संख्या में आती है। इसके बाद हम आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर देखें। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात करें, HCF ज्ञात कीजिए। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या? एक मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम था यूक्लिड, उन्होंने HCF ज्ञात करने के लिए एक प्रमेय
बनाई जिसके आधार पर हम संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से जैसे कि हम जानते हैं कि यदि हमें किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है, जैसे 16 और 20, इन संख्याओं का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आप पहले ही भाग विधि पढ़ चुके हैं कक्षा 8 में। उसके अनुसार हम इनमें ये देखते हैं कि छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या 16 है, जिससे हम बड़ी संख्या को भाग देते हैं 20 को। हम 16 को 20 से भाग देते हैं, एक बार जाएगा 16 कम 16, शेष बचते हैं 4। अब पुनः 4 से 16 को विभाजित करते हैं, 4 चौका 16, शेष प्राप्त होता है 16। तो जब हमें 0 प्राप्त हो जाए तो हमें ये देखना है कि अंतिम बार हमने किस संख्या से भाग दिया, या अंतिम समय में हमने 4 से भाग दिया, मतलब कि 16 व 4 का एचसीएफ 16 व 20 का 16 व 20 का एचसीएफ हमें प्राप्त होता है 4। इसी संक्रिया को यूक्लिड ने एक प्रमेय के रूप में, एक एल्गोरिथम के रूप में बनाया। जैसे कि हम जानते हैं कि भाग के चिन्ह में यहां जो संख्या लिखी होती है उसको हम कहते हैं भाज्य, और जिस संख्या से हम भाग लेते हैं उसे कहते हैं भाज्य। यहां हमें प्राप्त होता है भागफल, और नीचे जो संख्या प्राप्त होती है, जो शेष बचता है, उसे कहते हैं शेषफल। और हम ये भी भली भांति जानते हैं कि यदि भाजक को भागफल से गुणा करके शेषफल को उसमें जोड़ दिया जाए तो हमें पुनः भाज्य प्राप्त होता है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। यूक्लिड ने भाज्य को ए कहा, भाजक को बी कहा, भागफल को क्यू कहा और शेषफल को आर से कहा। तो इस प्रकार हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को कह सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर बी कभी भी या क्यू कभी भी शून्य नहीं होगा। तो यदि हम 16 और 4 का एचसीएफ यूक्लिड के अनुसार निकालें तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में जो बड़ी संख्या होगी उसे हम ए कहेंगे और जो छोटी संख्या है उसे बी कहेंगे। इसके अनुसार हम इसे इस प्रकार हल करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सोलह व 20 में ए बराबर बी क्यू प्लस आर से हमारा फर्स्ट स्टेप होगा 20 बराबर। तो जैसे कि हम भाग विधि में 16 से 20 को विभाजित करते हैं, एक बार विभाजित होता है, जैसे कि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में देख चुके हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर।
तो यहाँ ए क्या है 20, बी क्या है 16। अब 16 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, एक बार, प्लस क्या शेष बचेगा 4। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अभी आर हमें शून्य प्राप्त नहीं होगा, आर बराबर नहीं है 0, यानी कि शेषफल शून्य नहीं है। जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए तब तक यही प्रक्रिया हम दोहराते रहेंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें 16 यानी कि जो संख्या यहाँ पर बी थी वो और शेषफल ये दोनों संख्याएं लेनी है, मतलब कि 16 व 4 हमें पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। अब हम 16 को 4 से विभाजित करते हैं तो 4 बार विभाजित होता है और शेष प्राप्त होता है 0। तो चूंकि यहाँ r बराबर 0 है जो कि हमें चाहिए, तो जैसे ही हमें r बराबर 0 प्राप्त होता है हम अंतिम समय में ये देखेंगे कि हमने किस संख्या से विभाजित किया, 4 से। तो हम कह सकते हैं कि 16 व 20 का HCF बराबर 4। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है जिसे हम पिछली कक्षा में भाग विधि के रूप में पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ हमें एक सही तरीके से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए इसे दर्शाना है। तो इस पर ध्यान दें और आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें पहला क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225 का हमें HCF ज्ञात करना है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें HCF ज्ञात करना है 135 और 225। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप रफ वर्क कर सकते हैं। यही चीज आप रफ वर्क में इस प्रकार कर सकते हैं कि 135 और 225 में हमें छोटी संख्या प्राप्त हो रही है 135 और बड़ी संख्या है 225। तो 225 हो गई A और 135 हो गया B। आप 135 से 225 को भाग लें, एक बार भाग जाएगा और शेष प्राप्त होगा 0 और 9, या 1 से 1 माइनस होगा 0, मतलब कि 90 हमें शेषफल प्राप्त होता है। फिर हम 135 को विभाजित करेंगे 90 से, एक बार विभाजित होगा, शेष प्राप्त होगा 45। फिर 45 से 90 को विभाजित करेंगे, 2 बार विभाजित होगा और शेषफल प्राप्त हो जाएगा 0। अब यही चीज हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से एज अ फेयर वर्क इस प्रकार लिखनी है। 135 व 225 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R से। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा 225 बराबर 135। तो जैसे कि आप यहाँ रफ वर्क कर चुके हैं उसी के अनुसार चले, एक बार विभाजित हुआ प्लस शेषफल हमें प्राप्त हुआ 90। हम यहाँ कह सकते हैं कि R बराबर नहीं है 0। तो पुनः हमें 135 व 90 में
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। एल्गोरिथम से हमारा सेकंड स्टेप होगा 135 बराबर 90। 90 से 135 विभाजित हुआ एक बार और शेष प्राप्त हुआ 45। हमें शेषफल अभी भी 0 प्राप्त नहीं हुआ, अतः हमें यही प्रक्रिया फिर से दोहरानी है। 90 ए का स्थान प्राप्त करेगा और 45 बी का। 45 से 90 दो बार विभाजित होता है और शेषफल प्राप्त होता है 0, r बराबर 0। तो जहां हमें r बराबर 0 प्राप्त हो जाता है वहां हम यह देखते हैं कि अंतिम बार हमने कौन सी संख्या से भाग दिया। तो अंतिम बार जिस संख्या से भाग दिया वो हमारा HCF है, मतलब कि यहाँ 45 हमें इसका HCF प्राप्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि HCF 135,225 बराबर 45, ये हमारा आंसर हुआ। और इसी प्रकार अब बाकी क्वेश्चंस को करें और कल के सेशन में हम इस क्वेश्चन के जो बचे हुए और भाग हैं उनको कराएंगे। लेकिन पहले आप उनको करें घर पर बैठ के, जो नहीं होता है उसको टिक करें, हम कल कराएंगे उनको नेक्स्ट टॉपिक में। इस पर ध्यान दें। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं।